हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाइयाँ आपकी सही चल रही होंगी। अगले महीने से हमारा सीएमए यूएसए का अटेम्प्ट है, मई जून वालों का। तो अब तक आप लोगों की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में अपने बोल रखा है। अब आपको क्या है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है, कंसेप्ट वगैरह अब आपके सारे क्लियर हो जाने चाहिए। अगर अभी भी कुछ कंसेप्ट रहते हैं तो आप थोड़े से भी लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी आप उन कंसेप्ट को समझेंगे फिर उस पर मॉक करेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसी दौरान क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों ने मॉक वगैरह करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसी टाइम बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो डाउट्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर एक ये डाउट ले आए कि आपके प्रिपरेशन में कुछ ऊपर नीचे 19-20 हो गया है ना। क्या होता है, कभी कभी कुछ कंसेप्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। कंसेप्ट पढ़े थे लेकिन उस क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं आ रहा। बस पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप सबको सब आता है, लेकिन वही है ना, थोड़ी बहुत चीजें अप्लाई नहीं आ पा रही कि उस क्वेश्चन में कैसे लगाए, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो एग्जामिनर ने क्या है, उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा है। यही है, आप उस एग्जामिनर को साफ साफ पता है आप बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हर चीज है। अब वो क्या कर सकता है, क्रीमी लेयर को और गुगली फेंक देगा बेटा, क्रीमी लेयर को अलग करने के लिए। अगर ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन बना के दे देगा वो तो सभी पास हो जाएंगे ना इसमें। वो क्या करेगा, एक गुगली फेंक देगा या थोड़ा वोकैबुलरी से गेम खेल लेगा, है ना। तो इससे बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो ये डाउट आने लग जाता है उसके कि ये हमने कंसेप्ट तो कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ा हुआ सब है, थोड़ा बस ऊपर नीचे कर दिया उस चीज को। ठीक है, तो आज ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये डाउट है, ठीक है, और इसका वैसे आना बनता भी है क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल भी है। ये जो वन ऑफ द कंसेप्ट है, पार्ट 2 का वन ऑफ द टेक्निकल कंसेप्ट भी इसको माना जाता है। इसका नाम है डिसीजन ट्री। ठीक है, इस कंसेप्ट का नाम है डिसीजन ट्री। अपनी क्लास में इन डिटेल लॉजिक से समझाया था मैं डिसीजन ट्री क्या होता है। ये आपको कहां मिलेगा, ये पार्ट 2 का है, सेक्शन ई का। सेक्शन ई का कंसेप्ट है ये डिसीजन ट्री, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पिछले साल भी एक पेपर में आया हुआ है ये कंसेप्ट डिसीजन ट्री के ऊपर। बच्चों को समझ ही नहीं आता डिसीजन ट्री सॉल्व कैसे करते हैं। दुनिया भर की इन्होंने इसमें गुचड़ मुचड़ दे रखी है, ब्रांचेस बना रखी है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, कुछ समझ नहीं आता। मैं आज आपको समझाऊंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। डिसीजन ट्री कुछ नहीं, तरीके से पजल जैसा होता है, इसको डिकोड करना होता है ना। पजल जैसा होता है, इस चीज को डिकोड करना होता है आंसर तक पहुंचने के लिए। इसी में बहुत सारे बच्चे के डाउट्स आते हैं। तो इस तरह बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट हुआ, सर इस पे बताइए क्या है इसका आंसर, आप बताइए। तो मैंने कहा ये रेपिटेटिव है, सिर्फ इसी अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया है, बहुत सारे पिछले अटेम्प्ट से भी स्टूडेंट्स ने मेरे से यही सेम डाउट पूछा है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में बच्चों को डिफिकल्ट लगता ही है ना, टेक्निकल कंसेप्ट है। तो मैंने कहा चलो इस पे फिर एक वीडियो ही बना देते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी, अगर इसको डिकोड कर देना, बस डिकोड तक ही इसमें मुश्किल है, वहीं तक बच्चा फंसता है। अगर ये इसको डिकोड कर देना, ये बहुत इजी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो ये जो डाउट सीरीज पहले बात तो जो मैंने स्टार्ट करी है ना, आपको इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। ये उन्हीं को बेनिफिशियल होगी डाउट सीरीज जिनके कंसेप्ट ऑलरेडी पक्का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई कंसेप्ट नहीं आता तो वो डिसीजन ट्री अगर समझने बैठा तो वो इस वीडियो को देख ले, ऐसा नहीं है। वो तो आपको मेरे फुल लेक्चर जो मैंने बता रखे हैं उसमें ही आपको समझना पड़ेगा। ये तो एक बूस्ट की तरह काम करेगा, या कंसेप्ट में जो इधर उधर गैप है ये फिलर की तरह वहां पे काम करेगा आपको। ठीक है, तो इससे आप अगर सोच रहे हो कि कंसेप्ट समझ लूंगा तो ये कंसेप्ट तो समझना मुश्किल हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आपको, ठीक है, मिल जाएगा वहां पे। तो जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं आपको ये हमेशा क्वेश्चन अपने सामने रखना है, ऐसे नहीं जो मैं बोलता रहना बस सुनते रहो। ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है, एक चीज इसमें डिकोड करनी पड़ेगी। वो कह रहा है कंपनी, एक कंपनी है, इज इवेल्युएटिंग द पॉसिबल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ एन एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट दैट विल हैव अ 2 year लाइफ साइकिल। कुछ नहीं है, कंपनी है, वो एक मशीनरी खरीदने की सोच रही है। ठीक है, एक मशीनरी कोई मशीनरी कह रहा हूं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो उसका ऑलरेडी है उसको देख रही है कि क्या ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा। ठीक है, उसकी लाइफ देखना चाहती है मतलब वो। ठीक है, तो देख रही है उसकी जो लाइफ है वो 2 साल है। एक नया प्रोडक्ट है, एक नया प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करने की सोच रही है। एक नया प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करने की सोच रही है। अच्छा, लॉन्च करने से पहले वो प्रोडक्ट कितने साल टिकेगा? सिर्फ 2 साल टिकेगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, देखो, विल हैव अ 2 year लाइफ साइकिल। अरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करके एक सेक्शन सी में मैंने कंसेप्ट पढ़ा रखा है, ये वही कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब जब भी आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो बेटा, उसकी एक एक्सपायरी डेट तो होगी ना। आप बोलोगे नहीं सर हमने तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखे जो हम तक देखते आ रहे हैं। बेटा वो तो चलो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, लेकिन उसकी एक लाइफ साइकिल होगी, इसकी एक्सपायरी डेट होगी होगी वो कभी ना कभी खत्म तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने वो समझाया था उसमें आपको इन डिटेल, डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, है ना, लोगों के अलग टेस्ट हो जाते हैं, है ना, आगे जो जनरेशन आती है शायद वो उस प्रोडक्ट से वो ना कर सके, है ना, क्या कहते हैं उसको, मैच ना कर सके।
तो खैर इस पर हमने इन डिटेल बात करी थी। मैं क्या बता रहा हूं, एक प्रोडक्ट है उसके 2 साल की लाइफ साइकिल है, मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2 साल तक की है, 2 साल बाद की है, चलो ठीक है 2 इयर्स की है, ठीक है ये तो देख लेंगे। मतलब 2 साल ही प्रोडक्ट चलेगा, मतलब ये 2 साल ही आपको क्या इन्फ्लो जनरेट करके देगा। अरे एक प्रोडक्ट की अगर लाइफ 2 साल है तो 2 साल तक ही तो इनकम कमा के देगा आपको, है ना। चलो ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 इयर्स द वर्जन विल बी ऑब्सोलीट, मतलब 2 साल जब खत्म हो जाएंगे तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा ये बिल्कुल कबाड़े के भाव बिक जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कबाड़ हो जाएगा। वो कह रहा है ऑब्सोलीट, मतलब बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगा, इसको हम मार्केट में बहुत ज्यादा चला नहीं सकते, बस 2 साल ही इसकी लाइफ है। अगर हम सोच रहे थे इसको किसी तरह खींच के 3 साल चला दे, नहीं चल पाएगा, 2 साल में खत्म है, ठीक है। और वो कह रहा है इतना खत्म है कि कबाड़ी के भाव भी नहीं बिकेगा, साफ साफ लिख दिया, विद नो एडिशनल कैश फ्लोज और सेल्वेज वैल्यू, ठीक है भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्सोलीट हो गया भैया, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, इसकी तो कोई सैलवेज वैल्यू भी नहीं है। चलिए ठीक है। वो कह रहा था इनिशियल एंड द सोल आउटले फॉर द मॉडिफाइड प्रोडक्ट इज $6 million। इसका मतलब है कि जब इस प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च करने की सोच रहे हो ना, ये जो प्रोडक्ट है जिसकी लाइफ 2 साल की है, इसको जब आप लॉन्च करने की सोच रहे हो बेटा, इसको जो लॉन्च करने का खर्चा आपका आएगा उसको क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो, मतलब जो आपका कैश आउटफ्लो आएगा। अरे इस क्वेश्चन ने दे तो दिया आपको, वो कितना आएगा $6 million। बेटा मैं क्या कर रहा हूं अभी, इसको अपने इंडियन उस पर कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। 6 मिलियन को वैसे हम 60 लाख बोलते हैं। देखो ये मैं आप लोगों को इजी बनाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आपको मिलियंस बिलियंस में खेलना आना चाहिए। देखिए अगर ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को, वो क्या करते हैं, वो मिलियंस को पहले अपने इंडिया में कन्वर्ट करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो पेपर में इतना टाइम नहीं होता है ना, आप क्या करोगे, सोचो अभी तो 6 मिलियन उसको 60 कर दिया, लेकिन ऐसे तो बहुत पेपर में वो ऐसी ऐसी फिगर देता है, 675 मिलियंस दे देगा, कभी कभी जीरो भी नहीं देता, कहता है अज्यूम इन मिलियंस, ऐसी चीजें वो करके दे देता है। तो आप इससे बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप मिलियंस और बिलियंस में खेलो। ऐसा नहीं उसको पहले अपना करोड़ में कन्वर्ट करो, लाख में कन्वर्ट करो, कर सकते हो, आंसर उससे भी निकल जाएगा, लेकिन एक टाइम वेस्ट हो जाएगा, पहले कन्वर्ट करोगे फिर उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, है ना। एमसीक्यू में 1.5 से 2 मिनट का ही समय मिलता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। चलो अब मतलब ये जो हम प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं, लॉन्च करने की सोच रहे हैं, इसमें जो हमारी इनिशियल लागत लगेगी वो 60 लाख डॉलर की लगेगी, चलो ठीक है। वो कह रहा है एंड द कंपनी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये लो आगे रेट ऑफ रिटर्न, आरआरआर, रेट ऑफ रिटर्न है भैया 10%। इसका मतलब मार्केट में जो एक्चुअली इन्फ्लेशन चल रही है ना, इसका मार्केट में जो इन्फ्लेशन चल रही है वो 10% के रेट से चल रही है, मतलब जो भी इन्फ्लेशन आएंगी उसको 10% के रेट से डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। कह रहे भैया पोटेंशियल कैश फ्लोज है ये साइड में देख लो या नीचे, ठीक है बेटा। इसमें इसने बना दिया डिसीजन ट्री, अब वो मैं आपको डिसीजन ट्री यहां पे बना के एक बार दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं बाद में मिटा दूंगा। ये डिसीजन ट्री अभी मैं आप लोगों के सामने यहां पे बना रहा हूं ताकि आप देख लो। एक आपको मैं चीज यहां पे एक बार करके दिखा दूंगा ना, कि समझा दूंगा इसको कैसे एनालाइज करते हैं बेटा। इस डिसीजन, ये पजल है डिसीजन ट्री, इसको डिकोड करना पड़ता है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा जिसको कैसे डिकोड करेंगे, बाकी आपके सामने क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो क्या है, एक $6 मिलियन, पहले यहां से इसको बताओ बनाना आना चाहिए, मैंने अपनी क्लास में आपको बनाना सिखाया था, उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं बस कुछ भी बना दिया, ऐसे कर दिया डायग्राम में, इसको बनाना आना चाहिए। अच्छा ये जो भी फिगर्स हम डॉलर में लिखेंगे, ठीक है। देखो मतलब इसका मतलब है एक जो लागत लगेगी इस प्रोजेक्ट की, एक नया प्रोजेक्ट है उसको जो लागत आपकी लगेगी वो $60 मिलियन लगेगी। अच्छा जैसे ही आपने $60 मिलियन की लागत लगाई, आपको ईयर 1 की, आपको बताऊं क्या, ईयर 1 की, एंड ऑफ ईयर 1, ये तो बेटा ईयर 0 है, इसको मैं है ना ईयर 0 बोल सकता हूं, ये तो क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है लागत, ये है एंड ऑफ ईयर 1 बेटा। एंड ऑफ, आपको पता है ना जैसे आप लागत लगाते हो फिर जैसे आप लागत लगा देते हो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, तो साल के एंड तक आपको इनकम कमा के दे देगा। अब तक कैपिटल बस्टिंग करके आपको, ये तो आपको पता ही है, T0 में मतलब ईयर 0 में जब कोई भी कैश आउटफ्लो लगाते हो, फिर उसके एक साल के एंड में, ईयर 1 के एंड में आपको इनफ्लो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, फिर ईयर 2, फिर ईयर 3, जितना भी वो प्रोजेक्ट की लाइफ है तब तक। इस प्रोजेक्ट की लाइफ 2 साल तक है, तो 2 साल तक ही बेचारा आपको इनकम कमा के देगा, चलो ठीक है। अच्छा आपको बताओ इसने उसने बताऊं आपको क्या करा, इसने आपको $2 मिलियन का इसने बताओ आपको इनकम जनरेट करके दे दिया। लेकिन मैंने ये पूछा इससे, मैंने ये पूछा भाई साहब ठीक है, साल के एंड में हमें ये इनकम जनरेट कितनी करके दे रहा है, $60 लाख लगाए, साल के एंड में कितनी जनरेट करके दे रहा है, $20 लाख हमको आराम से जनरेट करके दे रहा है। लेकिन मैंने इससे पूछा क्या तू 100% कंफर्म है कि $20 लाख मुझे मिल जाएंगे, सॉरी $2 मिलियन मुझे मिल जाएंगे, $20 लाख,
क्या तू 100% कंफर्म है? उसने कहा नहीं भाई 100% कंफर्म नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है 30% प्रोबेबिलिटी है कि मैं कमा लूंगा। लो भाई, ये तो 30% प्रोबेबिलिटी है। मतलब हम तो ये सोच रहे, अगर मैं कुछ ना लिखता तो हम तो ये सोचते भैया साल के एंड में मैं इस 20 लाख डॉलर आराम से कमा लूंगा, छुट्टी बढ़िया। लेकिन इसने तो लिख दिया कि नहीं नहीं भाई, हम 100% नहीं कह सकते कि 20 लाख डॉलर कमाना है। हमको तो ऐसा लगता है सिर्फ 30% ही चांसेस है 20 लाख डॉलर कमाने के। मैंने कहा ठीक है भाई, 100% तो 100 श्योर होता है, 100% श्योर माना जाता है प्रोबेबिलिटी में, तो 30% तू कह रहा है, बाकी 70% का क्या? बाकी 70% का है? तो वो कह रहे ठीक है मैं बता रहा हूं बेटा, देखो अब बाकी 70% मैं आपको दिखाऊंगा इसने कैसे बता रखा है। ये कह रहा है भाई साहब 4 मिलियन डॉलर, जिसको हम 40 लाख डॉलर भी बोल सकते हैं, मुझे लगता है इतना भी कमा सकते हैं। मैंने कहा ले भाई, पहले तू ये कह रहा था कि तू 20 लाख डॉलर कमाएगा, उसमें तू 30% श्योर है। अब मैंने कहा ऑब्वियसली ऑब्वियसली भाई 40 लाख डॉलर भी कमा सकते हैं, लेकिन उसमें भी तू श्योर नहीं होगा। अब बता दे तू इसमें कितना परसेंट सोचता है कि हम इतना कमा लेंगे, कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट की एक्सपेक्टेशन है कि हम 40 डॉलर कमा लेंगे? उसने कहा सर 40% है। तो बेटा बट ऑब्वियसली आपको पता है टोटल सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी देख के तो आधी जनता वहीं ढेर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसको मैथमेटिक्स के साथ लिंक करने लग जाते हैं कि भैया प्रोबेबिलिटी होगी तो 100% इसके अंदर मैथ्स होगी, तो आधे तो वहीं चले जाते हैं। बेटा ये मैथ्स नहीं है, कि तो बच्चों वाली मैथ्स है जो हम 6th-7th में पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपको ये तो बचपन से पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। संभावना है ना, हम अब एक चीज होती है 100% होती है, अब आप उसको टुकड़ों में शायद में बांट दो कि भाई हमको ऐसा भी लगता है, ऐसा भी लगता है, ऐसा भी लगता है ना, तो उसकी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होती है। अब ये कह रहा है 20 लाख डॉलर भी कमा सकता हूं, मैं 40 लाख डॉलर भी कमा सकता हूं, और कह रहा है हम 60 लाख डॉलर भी कमा सकते हैं। हम भैया 60 लाख डॉलर भी कमा सकते हैं। अब आप ये बेटा खुद भी निकाल सकते हो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे। 100% होगा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 100%, 70% तो यहां पे हो गए, तो इसकी कितनी होगी? 30% होगी। बट ऑब्वियसली बेटा ये सब चीजें तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो 30% मतलब वो ये कह रहा है भैया 30% हमें लगता है कि हम 20 लाख डॉलर कमा लेंगे, 40% हमको लगता है हम 40 लाख डॉलर कमा लेंगे, 30% हमको ऐसा लगता है कि हम 60 लाख डॉलर कमा लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई। अब आ गया एंड ऑफ ईयर 2, बस यहां से फिर गेम शुरू है। एंड ऑफ ईयर 2 है भैया, चलो ठीक है, एंड ऑफ ईयर 2 भी आ गया। बताओ क्या करना है एंड ऑफ ईयर 2 में। वो कह रहा है भैया 20 लाख डॉलर, वो कह रहा है 20 लाख डॉलर है हमारे वो एंड ऑफ ईयर, चलो इसको छोड़ो, इसको बाद में बताता हूं। अभी एंड ऑफ ईयर 2 में भी इनकम आएगी। अरे 2 साल का प्रोजेक्ट है, मानते हो? हाँ जी, तो 2 साल तक इनकम जनरेट करके देगा। हाँ, हमारे पास 1 साल तक की इनकम है, नो डाउट एक्सपेक्टेड इनकम है, लेकिन है तो बेटा ईयर 2 में भी कुछ होगा। हाँ, ईयर 2 में भी इसने दे रखा, लेकिन इसने एक चीज दे दी, उसने कहा अगर, बड़े ध्यान से सुना शब्द को, उसने कहा अगर 20 लाख डॉलर की इनकम हो जाती है ईयर 1 में। मैंने कहा तू श्योर है? उसने कहा अरे यार श्योर नहीं हूं, 30% चांसेस है सिर्फ, मुझे नहीं पता कितने 100% तो मैं हुई नहीं, मैं कह तो रहा 30% श्योर हूं, लेकिन मैं अगर कह रहा हूं 30% चांस तो है ना, मतलब हो भी सकती है। और अगर हो जाती है 20 लाख डॉलर की इनकम, तो भैया ईयर 2 में बेटा देख लो कितने की इनकम हो सकती है। वो कह रहा भैया $0 ले। मैंने कहा ले, तो कुछ भी नहीं हो रही। मैंने कहा क्या तू श्योर है? मैंने कहा अगर तू ये कह रहा है कि 20 लाख डॉलर की इनकम हो जाती है मुझे, तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे साल के एंड में ईयर 2 में $0 की इनकम होगी। वो कह रहा है नहीं नहीं, मैं 100% से नहीं कह रहा, मुझे ये लगता है ये 50% चांस है भैया, 50% चांस है। मैंने कहा ले, तो बाकी 50% बता दे भाई। उसने कहा बाकी 50% ये है कि $4 मिलियन, 40 लाख डॉलर हो जाएगी भैया। अब बेटा मैं इसको आपको डिकोड करना सिखाता हूं, इसको कैसे पढ़ते हैं। 60 लाख डॉलर आपने लगाए, जैसे ही आप लगाओगे आपको ईयर 1 में इनकम आ जाएगी, लेकिन ईयर 1 में बेटा आप इनकम में श्योर ही नहीं हो कितनी होगी, तो आपने संभावनाएं बता दी कि 30% मुझे लगता है इतनी हो जाएगी, 40% मुझे लगता है इतनी हो जाएगी, 30% मुझे लगता है इतनी हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा फिर ईयर 2 की बताओ, लेकिन ईयर 2 में भी आप श्योर नहीं हो, ईयर 2 में भी श्योर नहीं हो बेटा, ईयर 1 का ही नहीं पता तो ईयर 2 का आपको क्या ही पता होगा, है ना। तो ईयर 2 में भी देख लो। अच्छा ईयर 2 में क्या गेम है बेटा, ईयर 2 में लेकिन एक चीज देख लो बेटा, उसने बोला अगर 20 लाख डॉलर की इनकम हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% चांस है ईयर 2 में $0 भी हो सकते हैं और $40 मिलियन भी हो सकते हैं। लेकिन आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा सर ये तो आप तब कह रहे हो ना, ये 2 इनकम तो तब होंगी ना जब ये वाली होगी, लेकिन हो सकता है सर $40 मिलियन 40 लाख डॉलर की हो जाए, $4 मिलियन की इनकम हो जाए, तो क्या होगा? उसने कहा हाँ उसके लिए ये सवाल है। उसने कहा सर देखो फिर तो मुझको तो फिर ऐसा लगता है कि 6.4 होगी भैया, 6.4 तो मैं ऐसे लिख देता हूं।
$64 लाख, ठीक है, $64 लाख। इसको ये 6.4 ही है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन एक्चुअली मुझे एक्चुअली जिसने भेजा ना उसने फोटो खींच के भेजा तो उतना क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा क्या तू श्योर है कि $64 लाख की इनकम तुझे हो जाएगी? 6.4 का मैं ऐसे भी तो लिख सकता है ना, 64 लाख, ठीक है। मैंने कहा 100% श्योर है। उसने कहा नहीं भाई, मैं 100% श्योर नहीं हूं, मुझे फर्स्ट ईयर का इनकम का पता नहीं, मैं इसका क्या बोलूंगा। मैंने कहा जल्दी बता फिर इसका कितना। उसने कहा 25% चांसेस है। तो मैंने कहा बाकी 75% किसके है, 75% किसके हैं? वो कह रहा भैया इसके $32 लाख है। लो जी, $32 लाख है। मतलब उसने ये कहा भैया ईयर 2 का मुझको ऐसा भी लगता है कि $64 लाख भी हो जाएंगे और इतना भी हो सकता है, लेकिन ये तब है जब $40 लाख की इनकम होगी तभी। अगर 20 लाख हो गए तो ये नहीं होगी बेटा, 20 लाख होगी तो इन दोनों में से कुछ होगी। अगर 40 लाख हो गई तो इन दोनों में से होगी। लेकिन एक ऑप्शन और है बेटा, अगर बाय चांस $60 लाख हो गई तो भैया फिर 2 ब्रांचेस उसने खोल दिए। उसने कहा भैया फिर इसमें हमको लगता है कि 6.575, पता नहीं 575 क्या है, 6 पॉइंट तो इसको मैंने आपको सामने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब आपके सामने तो ये क्वेश्चन है ही और ये ट्री भी मैंने आपको समझा दिया, डिकोड करना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ना कि इसको कैसे पढ़ते हैं। मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि पहली बात तो कि साल के एंड, ईयर 2 के एंड में इतनी सारी इनकम, अरे ये इतनी सारी इनकम नहीं है। ये इनकम तब होगी जब ये वाली होगी, ये वाली कब होगी जब ये होगी, ये वाली तब होगी जब ये होगी, और इनका होने का भी बेटा ये वाली प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे बताओ एक गेम आ जाता है। ये वाला तो बड़ा इजी है, ये वाला तो बड़ा इजी है बेटा। पहले साल की एक्सपेक्टेड इनकम तो कोई भी निकाल लेगा। अरे पहले साल की एक्सपेक्टेड इनकम तो कोई नहीं निकाल लेगा। मतलब आपको लगता है कि 2 लाख भी होगी, 4 लाख भी होगी, 6 लाख भी होगी, है ना, सॉरी 20 लाख भी होगी, 40 लाख भी होगी, 60 लाख भी होगी, आपको ऐसा लगता है। लेकिन क्या आप 100% श्योर हो? नहीं हो 100% श्योर। तो 100% श्योर नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। मतलब आपको लगता है कि $20 लाख की 30% है, लेकिन आपको लगता है ये भी हो सकती है तो 40% इसकी, लेकिन आपको ये भी लग सकता है कि ये भी होगी तो इसका 30%। तो या ये जो वर्ड होता है ना, या ये भी हो जाएगा, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। तो बेटा इसको मैथमेटिक्स में, मैथ्स में या को एक्चुअली प्लस बोलते हैं। प्रोबेबिलिटीज में स्पेशली, या अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वगैरह या जो भी, या प्रोबेबिलिटीज, मैथ्स में या को मतलब ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, तो उसको प्लस बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो तीनों को प्लस करना पड़ेगा इनकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी से। इससे आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगी। ये तो आप लोगों को खैर पता ही है भली भांति। दिक्कत क्या है, ईयर 2 में निकालना प्रोबेबिलिटी, ईयर 2 की एक्सपेक्टेड इनकम निकालना, यही तो सारा चैलेंज है। अगर ये तो निकाल लोगे तो बड़ा आसान है, दूसरे साल का कैसे निकालोगे, यहीं पे जाके बच्चा फंसता है। वो सोचता है यार यार ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी, ऐसे तो बड़ी इनकम लग जाएगी। हाँ इनकम तो निकल जाएगी, लेकिन इसमें कैच है, यहां पे छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर देखिए 10th क्लास तक का मैथ्स है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी हुई है, थोड़ी सी 12th में भी पढ़ी थी। इसमें क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये होता है किसी की एक कोई चीज की अगर होने की संभावना है और अगर वो हो जाता है तो उसके होने से फिर किसी और चीज की प्रोबेबिलिटी अराइज हो जाती है। इसको बताओ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब यहां पे कंडीशन है, मतलब यहां पे ये जो अब ईयर 2 की इनकम मैंने लिख दी $0 और 40 लाख, तो बाकी सारी नीचे की इनकम अभी भूल जाओ एक सेकंड के लिए। ये जो अभी मैंने लिखी है $0 और सिर्फ $40 लाख, सोचो क्यों नहीं आनी थी। लेकिन मुझे बाप बोला बेटा क्या आप 100% श्योर हो इस इनकम पे? नहीं हो सकता है, नो डाउट। यहां पे 50% को छोड़ो, 100% बेटा श्योर नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली भी तो इनकम हो सकती है, बेटा ये 2 इनकम भी तो हो सकती है। तो बेटा यहां पे ये इनकम हो तो सकती है ये दोनों, लेकिन इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या? कंडीशन ये है कि पहले ये वाली इनकम, मतलब पहले साल में $20 लाख की इनकम हो जानी चाहिए, तभी जाके ये दोनों हो सकती है। अगर बाय चांस पहले साल में $20 लाख ना होके $40 लाख हो गई तो बेटा ईयर 2 की कंडीशन पूरी नहीं हुई। ईयर 2 की कंडीशन मतलब ये वाली इनकम नहीं हो सकती। फिर बेटा ये इन दोनों में से फिर कोई इनकम होगी, इन दोनों में से होगी। फिर अगर बाय चांस $40 लाख की इनकम हो जाती है पहले साल, तो दूसरे साल में इन दोनों में से कोई इनकम होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं नहीं सर कि $0 या $40 लाख में से ही कुछ हो, तो बेटा आपको कंडीशन मीट करनी पड़ेगी, आपको किसी तरह ईयर 1 में ये वाली इनकम लेके आनी पड़ेगी। तो ये एक्चुअली होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब इसके होने से इसका होगा और इसके होने से इन दोनों पे होगा।
इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब सोचो ईयर 2 के होने के चांसेस 50% है बेटा। मैंने बेटा मैंने आपको एक चीज बोली बेटा, सोचो ईयर 2 में एक इनकम है, उसके होने के चांसेस 50% है। आपने कहा ठीक है सर, और ईयर 2 की इनकम मान लेते हैं, सोचो एक्स है, इंटू एक्स। ठीक है बेटा, इसको फिर से मिटा देता हूं, अच्छी तरह लिख देते हैं। मैं मान के चल रहा हूं बेटा ईयर 2 की एक इनकम है, मान के चल रहा हूं एक्स है। सोचो लेकिन मैंने बोला मैं 100% श्योर नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है 50% चांसेस है। ठीक है, फिर ठीक है सर, वेटेड निकाल लेंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, 0.50 से मल्टीप्लाई कर लो 50%। लेकिन मैंने एक चीज बोली बेटा, ये चीज तब होगी, ये चीज तब होगी जब पहले साल की इनकम पूरी हो जाएगी। बेटा सेक्शन सी में मैंने आपको इन डिटेल एक कंसेप्ट पढ़ा था प्रॉफिट बॉक्स करके, वहां भी ऐसी चीजें होती थी, वहां भी तो ऐसे ही होता था। खैर, मैंने आपको बोला पहले दूसरे साल की इनकम मान के चलते हैं एक्स है, और इसके जो होने की संभावना है वो 0.5 है। लेकिन मैंने एक चीज आपको और बोल दिया, ये जो ईयर 2 की इनकम मैंने आपको लिखी है, इसके टोटल होने के चांसेस तभी हैं जब पहले साल की इनकम होगी। पहले साल की इनकम सोचो वाई है, मैं कह रहा हूं अगर पहले साल वाई की इनकम होगी तो ही ये दूसरे साल की इनकम एक्स हो सकती है, और इस एक्स इनकम होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अब आपने कहा सर देखो अभी आप ये कह रहे हो, मतलब पहले साल में जब इनकम होगी वाई तो ही मतलब दूसरे साल हम कमा सकते हैं एक्स, और उस एक्स को कमाने के लेकिन प्रोबेबिलिटी है 0.5। लेकिन अगर बाय चांस सर आप क्या हुआ, अगर ये सोचो वाई नहीं हुआ तो मतलब, या वाई के होने के चांसेस कितने, मतलब ये तो मैं पता करना पड़ेगा ना। क्या आप 100% कह सकते हो कि साल 1 में, ये तो ईयर 2 की है, पहले साल में मतलब वाई 100% होगी, क्योंकि अगर ये 100% होगी तभी इसके होने के चांसेस होंगे। तो बेटा मैं कह रहा हूं नहीं, इसके तो 100% नहीं है भैया, इसके तो सिर्फ 30% चांसेस है, 0.3। तो बेटा इसके भी पूरे होने के चांसेस तो सिर्फ 30% है ना। तो ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालते हैं फिर इसको, पहले साल की प्रोबेबिलिटी इंटू फिर इसके जो साल की प्रोबेबिलिटी है ईयर 2 की, इंटू दूसरे साल की इनकम, ऐसे निकाली जाती है। तो पहले मैं इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इंटू 0 प्लस, क्योंकि ये भी तो हो सकती है या, है ना, या ये भी तो हो सकती है, 0 भी हो सकती है, या 40 लाख डॉलर। अब बेटा जहां या आ जाता है, ये सब या है, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, तो जहां यहां या आ जाता है या, तो बेटा वहां पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा। आपको मैंने पहले ही बोल दिया यहां पे प्लस, है ना। तो यहां मैंने आपको इन डिटेल समझाया, ये किसी किताब में नहीं लिखा बेटा, ये आपको मैथमेटिक्स जो अपने बचपन में पढ़े थे, ये तो उसके कंसेप्ट है, ठीक है। खैर, ये फिर भी मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दी, क्योंकि यहां पे एक गेम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हिली पड़ी है, उसको पता ही नहीं वो क्या होता है, तो यहां पे वो बच्चा मात खा जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का गेम आ जाता है। कुछ भी नहीं होती, ये तब होती है, ये कंडीशन होती है, मतलब साल ईयर 2 के अंदर जो इनकम आएगी वो किसी के होने पर डिपेंड करती है। ईयर 2 की जो इनकम हो रही है वो किसी के होने पे, मतलब ईयर 1 के इनकम होने पे डिपेंड करती है। अगर ईयर 1 की इनकम बाय चांस नहीं हुई तो वो ऑटोमेटिकली ईयर 2 की इनकम भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसका होना या ना होना ईयर 2 का ईयर 1 पे डिपेंड करता है। तो बेटा इसकी जो प्रोबेबिलिटी फिर इस पे डिपेंड करेगी, है ना, मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो भी इस पे डिपेंड करेगी। मतलब एज अ होल ये भी 30% चांसेस है इसके होने के, मतलब 50-50% चांसेस होने के भी सिर्फ 30% है, क्योंकि बेटा ये 50-50% है, मतलब 2 लाख जब होगी, और 2 लाख होने के चांसेस कितने हैं, 30%। इसका दूसरा नाम एक्चुअली जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है। मैं आपको दूसरा नाम बता रहा हूं इसका, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने 12th में, इसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज के नाम से भी पढ़ते थे बेटा। 10th में इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से पढ़ते थे, 12th में इसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज के नाम से पढ़ते थे, ठीक है। चलो, आपके कंसेप्ट समझने के लिए बस इतना ही रेलेवेंसी, इतना डीप में नहीं उतरना भी कि प्रोबेबिलिटी है, मैथ्स की क्लास तो है नहीं हमारी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, या को मैथ्स में प्लस बोलते हैं, और एंड को या और, जो और जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में और भी बोलते हैं, उसको मैथ्स की भाषा में इनटू बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस। और ये आपको बहुत काम आएगा जब आप प्रोबेबिलिटीज वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न वगैरह करोगे, मैंने आपको अपनी क्लास में इन डिटेल समझा रखा है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, ऊपर ऊपर से मिटा देता हूं, क्योंकि ये सब तो आपके पास लिखा हुआ ही है। इसको मैं अपने पास रख लेता हूं ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। चलो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले साल की एक्सपेक्टेड इनकम निकाल रहा हूं, ईयर 1 की और ईयर 2 की एक्सपेक्टेड इनकम निकाल रहा हूं भैया। पहले तो भाई हम इजी कर लेते हैं, ईयर 1 की एक्सपेक्टेड इनकम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। ईयर 1 की एक्सपेक्टेड इनकम, ये तो आप मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी निकाल लेगा, है ना। आपको लगता है कि 2 लाख डॉलर भी कमा सकते हो, ठीक है। आपको क्या लगता है, 20 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर, आपको लगता है 20 लाख डॉलर ईयर 1 में कमा लोगे। मैंने आपको बोला आप 100% श्योर हो, मतलब मैं इसमें 100% लिख दूं, आप कह रहे हो नहीं 100% श्योर नहीं है भाई साहब, हमको ऐसे लगता है 30% चांसेस है, ठीक है। फिर इसको इसकी
प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो 30%, 0.3। बेटा 30% को मैं 30 बाय 100 करके भी तो लिख सकता हूँ, जिसको मैं 0.3 भी तो लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो आपको भी डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, इवेंचुअली आपको डेसिमल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन आपको लगता है इसके साथ अगर मतलब 20 लाख डॉलर तो हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है या 40 लाख डॉलर भी हो सकती है। अब वर्ड आ गया ना या, अब या आ गया तो बेटा प्लस लगा दो यहाँ पे। मतलब आपको लगता है 20 लाख हो जाएगी या 40 लाख डॉलर हो जाएगी या 60 लाख डॉलर, तो बेटा प्लस आ गया यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको बोला 40 लाख डॉलर की, 40 लाख डॉलर की प्रोबेबिलिटी की आप 100% श्योर हो? कह रहे नहीं भाई साहब, मैं इसके लिए श्योर नहीं था, इसके लिए क्या आऊंगा। मैंने बता दो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी है भैया 40%, 0.4, ठीक है। फिर से आ गया या 60 लाख डॉलर भी कमा सकते हैं, लो जी। मैंने कहा भाई इसकी भी प्रोबेबिलिटी बता दो, इस पे भी श्योर तो होगी नहीं आप, तो आपने कहा हाँ बताते हैं ना, 0.3 है। लो भाई इसके एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी आप बता दो कैलकुलेट करके, बताओ। ये आपने बेटा सेक्शन बी में पढ़ा है, सेक्शन ई में पढ़ा है, सेक्शन डी तक में पढ़ लिया, तो आपने एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड इनकम वगैरह, सीएपीएम हर चीज में आप सीख चुके हो। चलो इसका आंसर मुझे आप बता दो कितना है। आपके पास कैलकुलेटर, अगर देखिए अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है अपना नॉर्मल वाला, इसमें मेमोरी फंक्शन होता है, मेमोरी फंक्शन। अगर आपके पास ये बेसिक कैलकुलेटर है, इसके अंदर एक मेमोरी फंक्शन होता है, आप आराम से मेमोरी फंक्शन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करिए इसको। तो पहले मेमोरी फंक्शन को क्लियर कर लेना कि बाय चांस उसके अंदर कोई और आपने कैलकुलेशन फीड तो नहीं कर रखी। तो 0.3 इंटू 20 लाख डॉलर, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू 40 लाख, प्लस 0.3 इंटू 60 लाख, प्लस, ठीक है। तो ये हो गया भैया अपना मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल आ गया बेटा, मेमोरी रिकॉल पे दबा देना। आपको आता है ना ये मेमोरी फंक्शन कैसे यूज करते हैं, जो जो आप फीड करते रह रहे हो उसको एम प्लस दबाते रहना, एम प्लस दबाते रहना, एम प्लस दबाते रहना। फाइनल आंसर रिकॉल करने के लिए एमआरसी, इस एमआरसी का फुल फॉर्म होता है मेमोरी रिकॉल। वो उसमें क्या करेगा, सारा ऐड कर देगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर जो मेरा टोटल आया वो आया 40 लाख डॉलर, ठीक है। 40 लाख डॉलर को मैं आराम से, अगर मैं इसको यूएस की भाषा में लिखूं तो मैं इसको 4 मिलियन डॉलर, ठीक है, 4 मिलियन डॉलर, 4 मिलियन डॉलर आंसर आया, ठीक है। चलिए ठीक है, 4 मिलियन डॉलर तो आ गया। अब दूसरा क्या है, ये रहा। अब बेटा ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हमें दूसरे साल की एक्सपेक्टेड इनकम निकालनी है। थोड़ा स्पेस का भी यहाँ पे कंस्टेंट आ गया, तो मैं काम करता हूं, इसको यहां से थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां से मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। आपके पास तो क्वेश्चन पड़ा ही है ना सामने, तो आप उसी को देख लो। आपने ये भी चीज लिखी ली होगी, इसको भी मैं मिटा ही देता हूं, है या छोड़ो फिर आप बोलोगे। यहां सॉल्व करते हैं ईयर 2 का, ठीक है। ईयर 1 हमने निकाल लिया, ईयर 2 हम यहां से निकालेंगे, इसको अलग से लिख लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना करे। ईयर 2 की इनकम है यहां से निकालते हैं, ईयर 2 की, ठीक है। ईयर 2 की बेटा, अब यहां पे ईयर 1 की तो निकाल ली, अब हमको ईयर 2 की निकालनी है। यहां से थोड़ा गेम स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया यहां पे ईयर 2 की इनकम डिपेंड करती है ईयर 1 के होने पे। ईयर 2 की जो इनकम है बेटा, ये देखो ये वाली या ये वाली डिपेंड करती है इस इनकम पे, और इसके होने के चांसेस कितने हैं, 30%। मतलब ये जो हमने प्रोबेबिलिटी ईयर 2 की लिखी है, ये डिपेंड करती है 30% पे, ईयर 1 की प्रोबेबिलिटी पे, है ना बेटा। क्योंकि अगर ईयर 1 अगर सोचो 20 लाख होने के अगर नहीं होगा तो ये नहीं होगी ना, मतलब इसका वजूद इससे। चलो तो मुझे आराम से पहले बताओ बेटा, इसकी इनकम बताओ, पहले इसकी बताओ, इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस कितने हैं। मैं बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं बेटा 0.5, ऑब्वियसली 0.5 चांसेस है। मैंने कहा आपको ऐसा लगता है ईयर 2 में, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ईयर 2 में $0 की इनकम होगी। लेकिन मैंने बोला क्या आप 100% श्योर हो कि $0 की इनकम होगी? आपने कहा नहीं नहीं 0%, हम 100% नहीं कह रहे, मुझको ऐसा लगता है 0.5, 0.5% के चांस, मतलब 50% चांसेस है भैया, 50% चांसेस हैं, 0.5, 50% चांसेस है कि भैया मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने कहा भाई बाकी 50% आपको लगता है या तो $0 होगी या 40 लाख डॉलर होगी। तो बेटा फिर से 40 या आ गया तो प्लस लगा दो, और 40 लाख डॉलर के भी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। तो 0.5 इंटू, इसको फिर मैं अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 4 ही लिख देता हूँ, है ना। देखो यार आप साफ साफ देखो ना, यहाँ पे ये 0 0 0 तो सारे कॉमन ले लो ना। अब मुझे इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, आप एक काम करो, इसको सबको कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, और बाद में इनमें ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जीरो इनमें फिर फिट कर देना आप, ठीक है।
चलो इससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन इस पे आपकी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो हो गया। अब देखो बेटा प्लस, अब आपने कहा सर एक आपका ये 30% का क्या, अभी मैं समझाऊंगा, अभी आप ईयर टू की बस एक्सपेक्टेड इनकम लिखते रहो जैसे आता है अब तक, ठीक है ठीक है। अब मैंने कहा प्लस, मैंने कहा क्योंकि या ये भी तो हो सकती है बेटा, क्या यही होंगी, नहीं, या ये भी हो सकती है, तो बेटा प्लस फिर से आ गए यहाँ पे, 64 लाख भी हो सकती है, मतलब 6.4, इसको हम 6.4 लिख देते हैं, है ना, 6.4 मिलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं ना, 6.4 हो जाएगा, या तो 6.4 मिलियन डॉलर हो सकती है, लेकिन इसके कितने चांसेस हैं, इसके कितने चांसेस हैं, इसके भी भैया 0.25% चांसेस हैं, 0.25% चांसेस हैं इसके, और कितने होने के, 6.4, लेकिन या ये भी हो सकती है 32 लाख, तो भैया यहां भी प्लस लगा दो, कितना चांसेस है इसके, इसके 0.75% चांसेस है, और कितनी है वो 3.2, इसको हम 3.2 लिख देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब तीसरा, अब लेकिन ये भी तो हो सकती है, या ये भी हो सकती है, अब बेटा फिर से या आ गया तो यहाँ पे प्लस लगा दो, और प्लस लगा दो, तो इस वाली इनकम होने के कितने चांसेस है, 40%, तो मैं 0.4 लिख देता हूं, और कितनी है, ठीक है, इसको मैंने क्योंकि मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया आपके सामने, तो क्वेश्चन है ही, या ये भी हो सकती है ना, तो प्लस लगा दो फिर से, 0.60 इंटू 5, चलो बस, अब यहां हमने ईयर टू, बस इसको जोड़ो बेटा, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आंसर आपकी ईयर टू, फिर तीनों को जोड़ देना और आपकी ईयर टू की भी एक्सपेक्टेड इनकम आ जाती। लेकिन यहां एक चीज आपने मिस कर दी, एक चीज आपने क्या मिस कर दी बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो ईयर टू की इनकम है ये वाली, आपको लगता है ये भी हो सकती है, या ये भी हो सकती है, या ये भी हो सकती है, ये वाली जो मैंने लिखी है, इस ये वाली अगर जो मैंने लिखी है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी, इसका जो वजूद है कब होगा, जब बेटा ये पहले साल की इनकम होगी, कितने की, 20 लाख डॉलर, मतलब ये वाली जो इनकम है ये 20 लाख डॉलर से कनेक्टेड है, ये वाली जो है ये 40 लाख डॉलर से कनेक्टेड है, देखो ना, और ये वाली जो है ये 60 लाख डॉलर से कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब बाई चांस अगर ये दोनों नहीं होती तो ये दोनों ऑटोमेटिकली कट जाएंगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी तो बेटा ये वाली होगी, ये नहीं होगी तो बेटा सिर्फ ये दोनों हट जाएंगी, ये हो जाएगी, मतलब इन तीनों की ये जो इनकम है ये डिपेंड करती है ईयर वन पे, तो बेटा यही सिर्फ इसका आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते इसको, इनका वजूद सिर्फ इस पे टिका हुआ है, मतलब ये वाली जो इनकम है ये तब होगी जब 20 लाख डॉलर की इनकम ईयर वन में होगी, लेकिन क्या वो 100% है, होगी नहीं, उसके चांसेस कितने हैं, 30%, मतलब इसका जो ये पूरा ईयर टू की इनकम है इसके होने के एक्चुअली चांसेस कितने हैं, 30%, तो बेटा इसको फिर मल्टीप्लाई करो 0.3 से, अब समझे, ईयर टू की जो इनकम है उसके चांसेस हमने लिख लिए, एक्सपेक्टेड इनकम ये है ईयर टू की, लेकिन ये जो ईयर टू की एक्सपेक्टेड इनकम है ये तब होगी जब पहले साल की इनकम 20 लाख डॉलर की हो जाएगी, और इसके होने के चांसेस कितने हैं, 30%, तो बेटा 30% चांसेस है कि ईयर टू की इनकम भी होगी, मतलब 30% ही चांसेस है बेटा कि ये भी फिर होगी ईयर वन की इनकम, और एक्सपेक्टेड इनकम से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल इनकम ये आएगी, कंसेप्ट समझे बेटा, इतना जितना इजी वे में आपको समझा रहा हूं ये तो शायद कहीं अवेलेबल ही नहीं इतना इजी में, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूं आप लोगों को, ईयर टू की जो हमने एक्सपेक्टेड इनकम निकाली है ये डिपेंड करता है ईयर वन की इनकम पे, लेकिन ईयर वन की इनकम खुद 100% नहीं है, वो तो 30% चांसेस है, इसका मतलब ईयर टू के होने के चांसेस भी 30% है बेटा, बेटा 30% इसके है तभी तो बेचारी होगी, तो ठीक है, हमने इसको 0.30 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी 40% है, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसका कितना है, इसका 0.30, तो बेटा 0.3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, है ना, इसको इससे और इससे, इसको इससे और इससे, और इससे, इससे और इससे, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देना, ब्रैकेट्स खोलना, मेरे पास यहाँ पे स्पेस का कंसेप्ट है इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करके सारा लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके आपको आंसर यहीं लिख के बता देता हूं, अच्छा मेमोरी क्लियर कर लेना पहले से, ठीक है, अपनी वो जो आपने कैलकुलेटर में फीड करी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा अपना 0, अच्छा ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ब्रैकेट्स ओपन करो, 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.5 इंटू 4, ये आ गया 0.6, 0.6, ठीक है, प्लस कर दो भैया, अब यहां पे इसको सॉल्व करो,
ये है 0.4 इंटू 0.25 इंटू 6.4, ये आ गया भैया 0.64 प्लस, अभी ईयर वन को, अभी ईयर टू की पहली सॉल्व करिए, अभी ईयर टू की दूसरी है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे 0.64 आ गया, अब इसको सॉल्व करो, 0.4 इंटू 0.75, 0.4 इंटू 0.75 इंटू 3.2, ये आ गया 0.96, ठीक है, प्लस अभी इसको सॉल्व करो, 0.3 इंटू 0.14, 0.3 इंटू 0.4 इंटू 15, कितना आ गया भाई, ये आ गया 0.825 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 0.3 इंटू 0.60, 0.3 इंटू 0.6 इंटू 5, ये आ गया 0.9। अब इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो, ये तो हो गया 0.6 प्लस इसको ऐड करो 0.64 प्लस 0.96, ये हो गया 1.6 प्लस इसको और इसको ऐड करो, हो गया 0.825 प्लस 0.9, ये आ गया 1.725, और इन दोनों का अगर आप फर्दर ऐड करेंगे तो ये आ गया 1.6 प्लस 0.6, ये आ गया 3, ये आ गया भैया 3.925, 3.925 आ गया बेटा। 3.925 को जरा लैक्स में लिख देते हैं, क्योंकि हमने इसको भी लैक्स में निकाला था ना, माइनस करने में इजी हो जाएगा। मिलियंस, वैसे इसका आंसर आया 3.925 मिलियंस, लेकिन अगर मैं इसको लैख में कन्वर्ट करूंगा तो ये एक्चुअली आएगा 39,25,000, 39,25,000। अगर मिलियंस में लिखना चाहते हो तो देखो आप आंसर आ गया 3.925, ठीक है, 3.925 आया, इसको हम लिखेंगे 3.925 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। लेकिन अभी हमें, क्योंकि अभी हमें एनपीवी निकालनी है बेटा, एनपीवी निकालनी है, वो तो हम चलो निकाल लेंगे, अभी हमको एक्चुअली अभी एनपीवी निकालनी है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बेटा अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अब हमको एनपीवी निकालनी है। एनपीवी तो बेटा अब यहाँ पे एनपीवी देख लेंगे अभी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या था बेटा, एक्सपेक्टेड इनकम निकालनी थी, ठीक है, एक्सपेक्टेड इनकम निकालनी थी। मैं क्वेश्चन में चेक कर रहा हूँ, हमको एनपीवी जो रेट दे रखा है वो 10% दे रखा है, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कैलकुलेटर वगैरह से, उसने हमें ऑलरेडी डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है, ऑलरेडी उसने डिस्काउंट फैक्टर निकाल के दे रखा है, सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका ईयर टू के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, इसका ईयर वन के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ भी नहीं है, आंसर एनपीवी निकल गया। बात वो नहीं है, बात मुझे आपको ये समझानी है, आपके पास पहले साल की, फर्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड इनकम आ चुकी है, आपके पास सेकंड ईयर की एक्सपेक्टेड इनकम आ चुकी है भैया, ये देखो दूसरे साल की इनकम, पहले साल की इनकम, इन दोनों को जोड़ लो बेटा, इन दोनों को जोड़ लेते, लेकिन यहां पे वो कह रहा है डिस्काउंट करना 10% से, तो बेटा आपको पहले साल को डिस्काउंट करना पड़ेगा 10% से, फिर दूसरे साल को 10% से डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब तो इसका काम हो चुका है, आप लोगों के पास भी क्वेश्चन सामने ही है, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको डिस्काउंट करना सिखा देता हूं, बस डिस्काउंट करना, ठीक है। तो बेटा कैश इनफ्लो, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है बेटा, वो रेट कहां चला गया, क्वेश्चन बदल गया, चला गया, ये बेटा 0.909, और पहले ये बेटा पहले साल की इनकम है, ये पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर है बेटा, 10% है, अभी कैसे निकालना, चलो निकालना भी सिखा देता हूं आपको। डिस्काउंट फैक्टर अगर निकालना, कैसे निकालोगे, 1 डिवाइड बाय, इसका फॉर्मूला 1 प्लस आर रेज टू द पावर ऑफ एन होता है, इन क्लास में डिटेल समझा चुका हूं कितना होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन, ठीक है, तो 1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर, पहले साल का अगर आपने निकालना तो ये हो गया 1.10, बस ऐसे, ठीक है। अब आंसर आप निकाल लो, कैसे निकालोगे, सीधा 1.10 लिखो और डिवाइड का बटन दबाओ, इक्वल टू दबाओ, आ गया 0.909। दूसरे साल का निकालना है, फिर से इक्वल टू दबा दो, 0.826, तो दूसरे साल का होगा 0.826, ठीक है। चलो, तो कंफर्म भी हो गया क्वेश्चन से कि भैया क्वेश्चन में यही दे रखा है, हमने एक बार कंफर्म कर लिया। क्वेश्चन में क्या ना, चीजें एक बार जो पढ़ते हो ना कंफर्म करते रहा करो, क्वेश्चन ने जो दे दिया एज इट इज उसको मान मत लिया करो कि इसका ये 0.909 एक बार कंफर्म भी कर लो, ठीक है। चलो, पहले साल की कैसे निकालेंगे, पहले साल के डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पहले साल की इनकम जो है, फर्स्ट ईयर की जो इनकम है उसको 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
फिर सेकंड ईयर की जो इनकम होगी उसको 0.826 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, मतलब पीवी ऑफ ऑल इनफ्लोज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करो। पहले साल की इनकम है भैया $4 मिलियन, $4 मिलियन, इसको 0.909 से मल्टीप्लाई कर दो, ये है भैया 3.925, इसको 0.826 से मल्टीप्लाई करो। चलो आंसर अब आ गया आपका, निकालो। ये होगा भैया 0.909, ठीक है, इंटू 4, ये तो हो गया भैया 3.636, प्लस ये कितना हो गया 3.925 इंटू 0.826, ये तो हो गया भैया 3.24205, इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस 3.636, ये आ गया 6.87805। इसको मिलियंस में लिखते बेटा, लैक्स में लिख देता है ताकि आप जी, तो आंसर आ गया 68,78,050। ठीक है, अब एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीवी का फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश आउटफ्लो, ये हमारा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो। इंट्रिंसिक वैल्यू आपने यहां पे निकाल ली 68,75,000, ओ सॉरी 68,75,050, और हमारी जो कैश आउटफ्लो थी वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 60 लाख, आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 8,75,050। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अब सिंपल कंसेप्ट था, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज का इसके अंदर गेम था, वो मैंने आपको इन डिटेल समझा दिए। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार खुद भी एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपको एक बार बैठ जाए। ठीक है, ऐसे ही बेटा मैं ऐसी टेक्निकल क्वेश्चंस और डाउट्स में लाता रहूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिए। उसमें आप क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ ऐसे आते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं आपको, आप उसमें डालिए, मुझे अगर लगता है वो रेपिटेटिव है, टेक्निकल है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।